हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसकी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 3 का हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया था। उसमें हमने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और इस चैप्टर का असल में बेसिक क्या है जो आपको सीखने को मिलेंगे वो हमने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने इसका जस्ट आपको एक आइडिया भी दिया था कि एटम्स क्या है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई कहाँ से, थोड़ी बहुत ये चीज़ फर्स्ट वीडियो हमने मतलब कि जो थी उसमें इंट्रोडक्शन दिया था इसका। अच्छा, जो सेकंड चीज़ आ रही है, अच्छा फर्स्ट वीडियो आपको डिफरेंट सो मेनी ऑफ काइंड ऑफ आपके जो साइंटिस्ट थे वो भी बताए थे आपको। ठीक है, 4-5 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या बोला था और कहाँ कहाँ पर वो फेल हो गए और कहाँ कहाँ पर मानी नहीं गई उनकी बात है। जैसे कि आपका महर्षि कनाड थे, ठीक है, वो महर्षि थे और उन्होंने जो बात बोली थी वो केवल फिलोसफिकल, दैट वाज ओनली फिलोसफिकल थ्योरी। ठीक है, उसके लिए कोई उन्होंने प्रूफ एंड सर्टेन एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म नहीं करके दिया। ओके, तो वो क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं माना गया उनके। ठीक है, और लास्ट में एंटोनी लेविसर जो आए थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी। ठीक है, तो ओके हम फालतू चीज़ नहीं करते हैं, सीधा आते हैं यहाँ पे टॉपिक पर, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपके जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं। ठीक है, किस किस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनके सर्टेन कॉम्बिनेशन बनने का एक स्पेसिफिक रीज़न ही क्यों होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको इस चीज़ में बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसी के बारे में आपका चैप्टर है। ठीक है, तो आपके ये जो मैंने लॉज बता रखे हैं इसके अंदर आपको 2 लॉज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड आएगा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस चीज़ को आप पढ़ने को इसके अंदर मिलेगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आएगा जॉन डाल्टन जो कि इन सबको कंबाइन करके आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए आपके 2 साइंटिस्ट थे, एंटोनी एंड जोसेफ। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया दोनों ने और कुछ एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए इसने। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखे और एक एक्सपेरिमेंट उनमें से हमको भी करने को बोला है कि भाई हम क्यों, आप भी करके देखो। ठीक है, जो चीज़ इन्होंने बोली हो हम भी करके देखते हैं। असल में जो फर्स्ट लॉ है इसके अंदर का, फर्स्ट लॉ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, जिसको आप हिंदी में बिल्कुल प्योर हिंदी में संरक्षित बोलते हो। ठीक है, मतलब इस चीज़ को बचा के रखना, बचे रहना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, तो एंटोनी और आपके जोसेफ, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। उस एक्सपेरिमेंट में आप और हम भी करके देख सकते हैं हमारी केमिस्ट्री लैब में, डेट इज़ कि आप एक फ्लास्क लो, फ्लास्क। ओके, ये आपने ग्लास का फ्लास्क ले लिया। ठीक है, इसके अंदर आपको एक सॉल्यूशन डालना है, वो हम बताएंगे क्या, एक्स नाम का या फिर ए नाम का कोई सॉल्यूशन ले लीजिए। ओके, अब आपने क्या किया, उन्होंने बोला एक आप टेस्ट ट्यूब और लीजिए, टेस्ट ट्यूब उसके अंदर इस तरह लटका दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर भी आप एक अनोदर सॉल्यूशन डाल दीजिए और उसको नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, ओके, अब क्या बोला उसने कि बोला कि जो टेस्ट ट्यूब आपने लगाई है ना, इसको आप धागे से बांध दो और धागे से बांधकर यहाँ पर निकाल लो आप धागे को बाहर। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करो, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दो। कॉर्क मतलब इसको पैक करने के लिए पूरी तरह से। अब ये बाहर के एटमॉस्फेयर से पूरे आइसोलेट हो चुकी है। ठीक है, इसको पैक करने के लिए। ठीक है, आपने ये लगा दी कॉर्क। ठीक है, ये उन्होंने कुछ सेटअप बना कर, अच्छा तिरछा बन गया क्या फ्लास्क हमारा, कोई बात नहीं, इसको हम सीधा बना देते हैं, अपने हाथ में तो है। ठीक है, अच्छा ये केमिकल 1, केमिकल बी। अब केमिकल एक कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ले लीजिए कॉपर सल्फेट ले लीजिए, आपका कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ले लीजिए। उन्होंने बोला कि इसको तो आप केमिकल ए बोल दो और इसको आप केमिकल बी बोल दो। ठीक है, जस्ट हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन करवाने की बोल रहे हैं। आपके ऐसा नहीं कि सिलेबस में इसको रटना है, याद करना, नहीं, अभी ये चीज़ें नहीं आई। आपको क्या करना है, जस्ट 2 केमिकल दिए गए हैं कुछ समझाने के लिए। इसको बोलते हो आप कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हो कार्बोनेट। अच्छा, क्या बोला, जब इस कंडीशन में है ना ये, तो आप इसका वेट करके देखो। आपने मान लो ये वेट मशीन है, वेट मशीन मान लो ये है। ठीक है, ये वेट मशीन है, आपने इसका वेट करके देखा। ठीक है, लेट से आपको इस सब का वेट मिला 2 ग्राम।
मान लेते हैं, कुछ में अज्यूम कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। ओके, यू गेट अ मास ऑफ वेट ऑफ 2 ग्राम ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, धीरे से ये जो धागा था ना, थ्रेड जो भी था, थ्रेड, इसको आपने लूज कर दिया और इस कोर को लगा रहने देना है, ठीक है। हल्का सा उसको हटा के बस लूज करना है और वापस फिट कर देना है इसको। इतना लूज करना है कि जो केमिकल बी जो है वो केमिकल ए के अंदर मिल जाए, मतलब ये टेस्ट ट्यूब है नीचे गिर जाए, ठीक है, ए और बी मिल जाए। जब क्या, अब क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो इनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन किस तरह रहेगी, बस आपको समझाने के लिए, आगे मैं बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको। ये केमिकल रिएक्शन रहेगी COCO3 सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाओगे ना तो आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपने इसके ऊपर कोट लगा रखी है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस है, ठीक है, आपने इसके ऊपर कोट लगा रखी है, ठीक है। तो गैस जो थी बनी इसके अंदर वो भी इसके अंदर रहा, और ये आपका कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये तीनों चीज़ें भी इसके अंदर ही रही। आपको क्या बोला उन्होंने कि अगेन इसका वेट करके देखो, रिएक्शन के बाद इसका वेट करके देखो। क्या देखा आपने, अगेन जो पहले वेट इसका 2 ग्राम आ रहा था ना, अब भी इसका वेट 2 ग्राम आया है। ये चीज़ थोड़ी हैरान करने वाली है, या फिर एक बहुत सही चीज़ बताने वाली है आपको। रिएक्शन से पहले भी भाई इसका वेट जो था वो 2 ग्राम था, एंड रिएक्शन के बाद भी इसका 2 ग्राम वेट आ रहा है। अब उन्होंने क्या बोला, हम ही कर लेते हैं, इस कोड को हटा देते हैं। जब आप इस कोड को हटा दोगे ना तो आप देखोगे जो वेट मशीन है ना, वेट मशीन जिसमें इसका वेट पहले 2 ग्राम आ रहा था, अब वो धीरे धीरे ना कम होना स्टार्ट हो गया है, कम होना। लेट से उसका कम होकर वेट हो चुका है 1.8 ग्राम, 1.8 ऑफ ग्राम, ठीक है, इतना उसका वेट हो चुका है। अच्छा, अब कोई पूछे कि बताओ ये 1.8 ग्राम क्यों हो गया, पहले तो 2 ग्राम था। तो बोला आप बता सकते हो सर, जब आपने कोर हटा दिया ना, ठीक है, तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ना, ये गैस तो बाहर निकल गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना वजन था, ठीक है, जितना उसका वेट था उतने के बराबर बाहर निकल गई, और आपका 1.8 ग्राम जो भी सॉल्यूशन था वो उसमें बच गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपका जो मास था जो भी केमिकल्स का वो इक्वल था, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को ये एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखिए अलग अलग केमिकल्स के साथ, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और हमेशा हमको एक चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट मिल रही थी। कांस्टेंट मतलब एक चीज़ सेम मिल रही थी, क्या कि ऑलवेज द वेट ऑफ केमिकल्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। थोड़ी मतलब रिएक्शन से पहले का मास, रिएक्शन से बाद का मास या वेट दोनों ही इक्वल मिल रहे थे, मतलब मास कम या ज़्यादा नहीं हो रहा था, ठीक है, ना ही वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो इस बेस पर एंटोनी बाबा ने, एंटोनी मतलब साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है, वी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय द मास इन एनी केमिकल इक्वेशन। क्या बोला इन्होंने कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर आप मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कंजर्वेशन बताया ना मैंने, तो उसको बचा के रखना, ठीक है, कंजर्वेशन बचा के रखना, संरक्षित रखना हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। तो इन एनी केमिकल इक्वेशन यू कैन नॉट क्रिएट एनी मास एंड यू ऑल्सो कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास, ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपका, इसको लिख भी दे सकते हैं हम, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मास इन एनी केमिकल इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डेट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, ये तो उन्होंने फर्स्ट लॉ के अंदर बोला, ठीक है, बस ये लॉ इतना ऐसा ही बोलता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लॉ जो बोलता है उसके बारे में देखो वो क्या है। सेकंड है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका जो लॉ है वो है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए आपका सेकंड लॉ है, और ये आपके एंटोनी जो साइंटिस्ट थे, इसके अलावा भी एक दो साइंटिस्ट और थे, उन्होंने ये मिलकर ये बात देखी और फिर आपको बताइए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी एक चीज़ ले लो। ठीक है, जैसे मान लो मैं सोल्ट ले लेता हूँ, सोल्ट। ठीक है, सोल्ट किससे बना होता है आपका NaCl, ये खाने वाला नमक होता है आपका NaCl। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी सोल्ट को ढूंढ लो, सोल्ट ये खाने वाला नमक, उसके अंदर आपको हमेशा ही एक सोडियम का एटम मिलेगा, एक क्लोरीन का एटम मिलेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मान लो सोल्ट के अंदर 2 सोडियम के एटम है और 1 क्लोरीन है, ये आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा जब भी अगर आप सोल्ट बोल रहे हो, खाने वाला नमक, डेट इज वाइट नमक जो है आपका, ठीक है, वाइट सोल्ट, उसमें हमेशा आपको सोडियम का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम ये देखने को मिलता है, ना कि ऐसा कभी हो सकता है कि सोडियम के 2 एटम और क्लोरीन का 1 एटम, ठीक है, या फिर सोडियम के 2 एटम क्लोरीन के 5 एटम, ऐसा आपको कभी देखने को मिल ही नहीं सकता। तो उनके अंदर ये चीज़ आई कि इस चीज़ को डिसाइड कौन कर रहा है कि जैसे नमक के अंदर NaCl यही मिलना चाहिए और आपको 1 सोडियम 1 क्लोरीन मिलता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि Na2CH मिल जाए आपको। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमेशा एक बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में ही क्यों मिल रहे थे। और मान लो हो सकता है कि भाई यहाँ का नमक अलग हो, कहीं बाहर का नमक तो अलग होना चाहिए था ना, उनके एक अकॉर्डिंग जो वो सोच रहे थे, लेकिन बाहर का नमक उन्होंने देखा तो भी उसके अंदर ये सॉल्यूशन मिला उनको, 1 सोडियम का एटम 1 क्लोरीन का एटम। मान लो ऐसे ही उन्होंने वाटर का देखा, उन्होंने जगह जगह जाकर अलग अलग तरह के वाटर के सैंपल लिए। ठीक है, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनको एक चीज़ पता चली, वो भी हैरान करने वाली एक चीज़ थी। इसी की तरह जैसे इनमें जैसे नमक होता है, नमक का जो इनमें पार्टिकल के प्रोपोर्शन थे, मतलब किस किस मैनर में जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, इस तरह से उसमें जुड़े हुए थे, ऐसे ही उनको वाटर में देखने को मिला। क्या कि हमेशा आप पूरी दुनिया के जो भी उन्होंने वाटर के सैंपल लिए उसमें से हाइड्रोजन तो हमेशा आपको 2 एटम के मिल रहे थे, हाइड्रोजन के 2 एटम मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के आपको 1 एटम मिल रहा था। ये कैसी हैरान करने वाली चीज़ है भाई, हमेशा बिल्कुल फिक्स चीज़ें मिल रही है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि H2O5 मिल जाए आपको। पानी के अंदर ये भी तो हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन का एटम ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते तो जुड़ भी तो सकता है इससे। उनके अकॉर्डिंग ये था सोचने का नज़रिया। ठीक है, होते होते जुड़ भी तो सकता है, क्यों नहीं जुड़ रहा है इससे, हमेशा H2O ही क्यों मिल रहा है, ये फिक्स प्रोपोर्शन ही क्यों मिल रहा है हमेशा आपको। जैसे मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने सुनी है, CO2, ठीक है, तो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम ही क्यों मिल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों नहीं मिल रहा कि CO5 हो जाए या फिर C2O हो जाए, आपको ऐसा क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये उनको बड़ी चीज़ परेशान कर रही थी कि उन्होंने बोला कि हम पूरी दुनिया में अलग अलग जो केमिकल्स थे, ठीक है, अगर उनके सैंपल, जैसे पानी का एक सैंपल इंडिया से ले लिया, एक अमेरिका से ले लिया, एक ब्रिटेन से ले लिया, एक जापान से ले लिया, उन सभी के अंदर पानी के जो एक एक पार्टिकल उनको देखा तो उन पार्टिकल के अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम था। ठीक है, सोल्ट को जब उन्होंने करके देखा तो सोल्ट के अंदर हर एक पार्टिकल, जो दाना होता है ना, वो दाना जिस चीज़ से बना होता है उसके अंदर 1 सोडियम का एटम, 1 क्लोरीन का एटम, ये चीज़ मिल रही थी, मतलब एक कॉन्स्टेंट चीज़ मिल रही थी। जैसे पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के अंदर आपको यही चीज़ मिलेगी। ऐसे अगर आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन होते हैं तो ऑल ऑफ द यूनिवर्स आपको सेम चीज़ मिलेगी। तो उनका समझ नहीं आई इस चीज़ को डिसाइड कौन कर रहा है कि इसके साथ 2 कार्बन मिल रहे हैं, इसके साथ 3 मिल रहे हैं, किसी के साथ मिल ही नहीं रहा, कोई NaCl सिंगल मिल रहा है, इस चीज़ को डिसाइड कौन कर रहा है, और हमेशा आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्यों मिल रही है चीज़ें। ठीक है, ये उनको चीज़ समझ, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ समझ आई और उन्होंने फिर फाइनली लो दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो H2O है, H2O का अगर मैं मास की बात करूँ तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मास का रेशो, मतलब कितना कितना मास है इनका। ठीक है, या फिर अभी आप मास को लगा सकते हो वेट की तरह। ठीक है, इनमें एक सिली सा डिफरेंस होता है, सिली का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, लेकिन वो हम जो फिजिक्स का चैप्टर आएंगे उनमें इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आप मास और वेट को एक लगा सकते हो। ठीक है,
तो इनको अगर मास का अगर आप रेशो देखो तो हमेशा आपको ये रेशो 1:8 मिल रहा था, ठीक है। जैसे मान लो आपने 9 ग्राम पानी लिया, 9 ग्राम पानी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको हमेशा 1 ग्राम तो हाइड्रोजन का वेट मिलेगा और 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन का वेट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 9 ग्राम आपको पानी मिला, उसमें से 8 ग्राम जो वजन रहेगा, 8 ग्राम जो मास रहेगा वो तो ऑक्सीजन के एटम्स का रहेगा और 1 ग्राम जो वेट रहेगा वो हाइड्रोजन के एटम्स का रहेगा। ये चीज़ वो बोल रहे थे, ये चीज़ उनको थोड़ा परेशान करी, लेकिन जब उन्होंने सारी चीज़ें करके देखी तब उनको कुछ चीज़ समझ आने लगी। तब वो जो नेचर था आपके जो, उसको समझने लगे कि असल में वो क्या बोलना चाह रही है आपसे। उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इसका स्टेटमेंट थोड़ा आप देख लीजिए कि क्या होता है। उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं, एक फिक्स या फिर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने बोला था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। हमेशा एक फिक्स रेशो में, फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात हो गई इन दोनों साइंटिस्ट की। अब एक और साइंटिस्ट आ रहे हैं। अब साइंटिस्ट सामने दिक्कत ये थी कि जो दो थ्योरी इन्होंने दी है ना, इनको मिक्स करके एक बिल्कुल फिक्स थ्योरी कैसे बनाया जाए, ठीक है। कि भाई ये बोल रही है, ये चीज़ ये बोलती है, तो क्या एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमको एक सीधे सीधे तौर पर सारी चीज़ें बता दें। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसी के लिए आपके एक साइंटिस्ट आए थे जॉन डॉल्टन। अब एक स्टोरी में आपके नए साइंटिस्ट आ चुके हैं, जॉन डॉल्टन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी एक खुद की एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। उनकी एटॉमिक थ्योरी जो दी उन्होंने, उनको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, उनका कुछ पार्ट, उसके कुछ पार्ट आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, असल में क्या था, उन्होंने आपको जो मैंने कल एटम्स के बारे में बताया था, लास्ट क्लास में जो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, उस एटम वर्ड को उठाया जो कि अभी तक फिलोसफिकल था, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया गया था, डेट वॉज ओनली फिलोसफिकल, ठीक है। तो वो उन्होंने लॉ उठाया और वहाँ से एटम्स जो वर्ड उन्होंने उठाया और फिर अपने कुछ लॉस उन्होंने दिए, लॉ के कुछ पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट मतलब उन्होंने उस लॉ के अंदर क्या क्या कहा वो चीज़ें। तो देखिए, जॉन डॉल्टन स्टोरी में आ चुके हैं। अब वो क्या क्या बता रहे हैं आपको, सीधा सीधा ज्ञान देखिए वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि हर एक पार्टिकल, मैं बोल देता हूँ वैसे ही लिख देता हूँ, कि हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल इज मेड अप बाय टिनी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स। कि हर एक जो भी मैटर है आपका, वो सारा का सारा मैटर एक छोटे छोटे बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको उन्होंने बोला एटम्स। और ये एटम्स की एक और चीज़ बताई कि एटम्स को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको आप काट नहीं सकते, उसको ऐसा नहीं कि एटम को काट कर दो टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज इनडिविजिबल, मतलब कि जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। उन्होंने बोला कि एवरी मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। एंड एटम्स इज इनडिविजिबल। अच्छा, ठीक है। और इनका साइज भी उन्होंने बोला काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा साइज होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि मान लो, अब एक और चीज़ बताया उन्होंने कि एटम्स जो भी होते हैं आपके, एटम्स अलग अलग तरह के एटम्स के अपने अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग एटम्स के अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि पूरे यूनिवर्स पे वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस है आपकी हीलियम गैस। हीलियम गैस सबसे लाइट गैस, लाइट वेट गैस है, ठीक है, हीलियम। अच्छा, चलिए, हीलियम शायद आपने अभी नहीं सुना होगा, इतनी चीज़ आप नहीं आए होंगे, आप इस पर आ जाइए। जैसे कि मान लिया आपने सोडियम ले लीजिए, सोडियम का एटम, इसकी पता है क्या वो है दिक्कत है, इसकी दिक्कत ये है कि अगर आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, मैंने बोला कि सोडियम का ये पार्टिकल है, सोडियम क्रिस्टल, इसको मैंने बाहर रख दिया ना ऐसी हवा में, तो क्या करेगा ये ना, हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये बर्न होने लग जाए ऑटोमेटिकली, आपने बस बोलोगे सर हमने तो इसको बस एयर में रखा है और ये बर्न होने लग जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मान लो आयरन है आपका, आयरन को अगर आप कुछ टाइम के लिए वैसे रख दो ओपन में, तो क्या आयरन का कोरोजन हो जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ऐसे ही कॉपर की बात है, ठीक है। तो कॉपर की अलग बात है, जो सोडियम है इसकी अलग कहानी है, ठीक है।
अच्छा, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अलग अलग एटम्स की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, और यही बात बोली थी आपके जॉन डाल्टन ने, ठीक है। एवरी एटम्स हैव इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हर एक अलग अलग एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और सेम टाइप के एटम्स की तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ उन्होंने बोली, क्या कि मान लो जो भी आपके जब भी आपके कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी कंपाउंड बनता है, कंपाउंड जैसे मतलब जो दो अलग अलग एटम से मिलके बना हो, जैसे मान लो NaCl है, नमक, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ये दोनों मिलकर एक चीज़ बना रखी है उन्होंने, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, तो जब भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी कंपाउंड या फिर कोई गैस रिलीज होती है, तो उसके जो एटम्स होते हैं ना, उसके जो एटम्स वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, और साथ में ही एक होल नंबर की टर्म्स में जुड़ते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन का तो आधा एटम और ऑक्सीजन के पूरा पूरा एटम, या फिर मान लो कार्बन के 1.5 एटम, 1.5 एटम, या फिर ऑक्सीजन के 1 एटम, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो कार्बन का 1 एटम पूरा रहेगा होल नंबर के टर्म में, या तो एक ये कार्बन का पूरा एटम्स पूरा रहेगा होल, या फिर ये रहेगा ही नहीं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी रिएक्शन के अंदर पता है कि भाई उस रिएक्शन के अंदर ना आधा एटम ऑक्सीजन का जुड़ गया, आधा एटम क्लोरीन का जुड़ गया, आधा एटम फलाडिका का जुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपके जो भी एटम्स रहते हैं वो एक होल नंबर के टर्म्स पे जुड़ते हैं, ठीक है। और होल नंबर टर्म्स पे जब भी जुड़ते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी बदल लेते हैं। हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा था ना कि कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो आपके जॉन डाल्टन ने बताई थी, और ये सारी चीज़ लॉज ऑफ कौन सा है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमने पढ़ा और इसके अंदर ये सारी चीज़ आ चुकी है, ठीक है। फिर भी किसी भाई बंधु, किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो वही वो बता सकता है, आपके जो भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिला हुआ है उसमें आप बता सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर 3 को, ये चैप्टर 3 हो सकता है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नई नई चीज़ें हाथ लगने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ये आपको बिल्कुल कंप्लीट नई चीज़ मिल जाएगी, तो हो सकता है कि कोई संभाल ना पाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 पढ़ा दिए, उनको पढ़े, चैप्टर 3 जो है इनको भी पढ़े टाइम निकाल कर, और ट्राई करें बेटा कि आपके गेम्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा ही खेल रहे हो आजकल, बहुत बहुत भयंकर हो रखा है, ठीक है। ठीक है, पेरेंट्स आपके देख रहे हैं, हाँ बेटा पढ़ रहा है हमारा, या फिर बेटी पढ़ रही है हमारी, लेकिन भाई बेटा बेटी तो कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं, उससे तो कोई गेम्स खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, मूवी देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें करो लेकिन एक फिक्स टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही एक चीज़ करते रहोगे, हमेशा एक चीज़ करोगे और अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचोगे, ठीक है, कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बताने का मतलब नहीं है, कुल मिला के आप स्टडी पे ध्यान दीजिए, बीच में टाइम निकाल, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।